सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष हिंदी की एक नई कक्षा में। हमारे द्वारा एक सीरीज़ चलाई जा रही है, हिंदी हमारी पहचान हमारा गर्व। इसके अंतर्गत हम सामान्य हिंदी की चर्चा करते हैं, वो भी टू द पॉइंट, बिंदुवार हम देखने का प्रयास करते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें आवश्यक हैं, और हिंदी चूँकि बोल सकते हैं हमारी राज्य भाषा के रूप में संविधान में वर्णित है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में भी इसे जाना जाता है, क्योंकि देश के एक बड़े भूभाग द्वारा बोली और समझी जाती है हिंदी। ठीक है, इसलिए भी हिंदी की जानकारी हमें, मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन जो आधारभूत चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। तो उस हिसाब से भी आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये उपयोगी है ही, जहाँ पर भी सामान्य हिंदी पूछी जाती है वहाँ के लिए ये एकदम इम्पोर्टेंट होने वाली है सीरीज़। इससे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा कर चुके हैं, सर्वनाम भी कर चुके हैं हम, और आज हम करने जा रहे हैं विशेषण। डिटेल वीडियो आप प्लेलिस्ट में आके विजिट कर सकते हैं, वहाँ हमने अच्छे से बताया हुआ है। पहले हमने विकारी और अविकारी की भी चर्चा की है, उसके लिए भी अलग से एक सेपरेट वीडियो उपलब्ध है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। विकारी शब्द में आज हमारा ये तीसरा टॉपिक होने वाला है, तीसरा विषय होने वाला है विशेषण। ठीक है, विशेषण और उसके भेद। चलिए, तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट चीज़ों की चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क। चलिए प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले विशेषण, ऊपर ही दिख रहा होगा विशेषण 4 भेद मैंने लिखे हुए हैं, तो भेदों की बात सबसे पहले नहीं करेंगे, पहले परिभाषा और अर्थ की बात करेंगे विशेषण की। ठीक है, भेद पे भी आएंगे, है ना। चलिए देखिए, सरल शब्दों में अगर मैं बोलूँ परिभाषा पे जाने से पहले, ठीक है, ऐसा कोई भी शब्द हो, है ना, ऐसा कोई भी शब्द हो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, वो विशेषण है। ठीक, सरल शब्दों में यही इसकी परिभाषा है। उदाहरण के रूप में अभी बहुत सारे उदाहरण की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सरल रूप में यही चीज़ है। इसलिए पहले हमेशा बालक को संज्ञा से परिचित कराया जाता है, और उसके बाद सर्वनाम से, और उसके पश्चात ही विशेषण से परिचित करा जाता है, ताकि जब बच्चा विशेषण पढ़े तो उसके दिमाग में संज्ञा और सर्वनाम को लेकर के एक जो आधारभूत समझ है वो बन चुकी हो। ठीक है, चलिए तो विशेषण चर्चा करते हैं। परिभाषा देखिए यहाँ पर, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। सरल है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण में भी देखिए कई चीज़ें आ जाती हैं, है ना। देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य, और जो विशेषता सूचक शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, कई लोगों के सर के ऊपर से चली गई होगी, ये क्या बोल दिया बात, नई बात, है ना। अब तक तो हम पढ़ते आए हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, खत्म कहानी, है ना। ये विशेष्य क्या चीज़ है ना, जिनको पता है अच्छी बात है ना। देखिए, जिसकी आप विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य है, जिसकी विशेषता बता रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ, रमेश ने नीली कमीज पहनी है। ठीक है, अब यहाँ कमीज़ की विशेषता देख सकते हैं आप, नीली कमीज़, है ना। तो कमीज़ की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है, नीली है। तो यहाँ पे कमीज़ जो शब्द है वो कौन सा है, वो विशेष्य कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया ना पहले ही पॉइंट में, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, या तो वो संज्ञा हो या तो वो सर्वनाम हो, और उसकी आप विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो विशेषता है वो विशेषण है। एक और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, है ना। जैसे इसी उदाहरण को ले लीजिए आप, काली बिल्ली को देखो, ये आप देख सकते हैं, काली बिल्ली को देखो। अब यहाँ बिल्ली की विशेषता बताई जा रही है कि वो काली है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है। यहाँ पे बिल्ली की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या है, विशेष्य। ठीक, जो विशेषता बताई जा रही है, यानी काली है, सफ़ेद है, नीली है, पीली है, जो भी है, ठीक, तो वो क्या है, वो विशेषण है। सरल है, समझ में आया। ठीक है, आगे और चर्चा करेंगे गहन रूप में। ठीक, चलिए ये 2 चीज़ें थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसी में, विशेषण शब्द प्रायः संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है। संज्ञा सर्वनाम का संप्रत्यय आपको ऑलरेडी पता है, यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है ठीक से तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि विशेषण तभी समझ में आएगा जब आप संज्ञा और सर्वनाम से भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, विशेषण शब्द प्रायः संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, सब बताया हुआ है मैंने पहले। उदाहरण आप दोबारा से यही वाला उठा सकते हैं, काली बिल्ली को देखो।
यहाँ पे संज्ञा क्या है या सर्वनाम क्या है? बिल्कुल सही, यहाँ पर संज्ञा आपकी बिल्ली है। ठीक है, संज्ञा में भी कौन सा प्रकार? बिल्कुल सही, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, है ना। बिल्ली सभी अपनी पूरी बिल्ली जाति की जो है प्रतिनिधित्व कर रही है ना। चलिए, तो यहाँ पे बिल्ली जो है वो संज्ञा शब्द है। अब यहाँ पर विशेषता क्या है? काली। अब यहाँ आप देखेंगे बिल्ली से पहले विशेषण शब्द का प्रयोग हो रहा है। बिल्ली से पहले विशेषण शब्द का प्रयोग हो रहा है और हमारा ये बिंदु इसका पहले वाला यही कहता है कि विशेषण शब्द प्रायः संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है। बिल्ली यहाँ पर संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आ रहा है? विशेषण। ठीक है, काली। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए यहीं पर ही, मुझे मीठे आम दो। ठीक है, मुझे मीठे आम दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आम, आम यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। वापस से वही, है ना। अब आम की विशेषता क्या है? कि वो मीठे हैं, खट्टे नहीं हैं, कड़वे नहीं हैं। ठीक, ध्यान रहेगा, या फीके नहीं हैं। ठीक, तो आम की विशेषता क्या है यहाँ पर? मीठे। आम यहाँ पर संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आ रहा है? विशेषण आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कि ये संज्ञा से पहले विशेषण का प्रयोग हो रहा है, तो प्रायः ऐसा प्रयोग होता है। सर्वनाम भी आ सकता है इसकी जगह। ठीक है, सर्वनाम भी हो सकते हैं। अभी तो ये संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, चलिए और उदाहरण आगे देखेंगे। आगे देखिए, अब दूसरी एक पंक्ति और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कभी कभी विशेषण शब्द विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही, है ना। और मूल रूप से तो विशेषण के बाद ही देखा जाता है ना। विशेष्य के बाद, सॉरी, है ना, विशेष्य के बाद ही देखा जाता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, यह कमीज काली है। अब यहाँ देखिए कमीज। ठीक है, अब कमीज की विशेषता बताई जा रही है कि वो काली है। यहाँ पे एक फ़र्क देखेंगे पिछले वाक्य और इस वाक्य में, है ना। यहाँ पर संज्ञा पहले आ गया है, ठीक, और उसके बाद उसकी विशेषता आई है। और यही बातें कहना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है जो आपका विशेषण है वो विशेष्य से पहले ही आए या फिर संज्ञा या सर्वनाम से पहले ही आए, है ना, बाद में भी आ सकता है। ठीक है जी, तो कमीज़ की विशेषता यहाँ पर बाद में आ रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से एक और उदाहरण दिया हुआ है, यह छात्र बुद्धिमान है। ये आप देख सकते हैं, यह छात्र बुद्धिमान है। अब छात्र की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, बुद्धिमान है। छात्र संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा और उसकी विशेषता है बुद्धिमान। ठीक है जी, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि संज्ञा के बाद ही आपका, संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही आपका क्या आ रहा है? विशेषता आ रही है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। विशेषता आ रही है अर्थात विशेषण आ रहा है। इसमें देखिए दो संप्रत्यय और हैं, छोटे छोटे हैं, समझने लायक हैं, है ना। अगर आप समझ में नहीं आएगा तो आप समझेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सरल सरल सी बात है ना। चलिए देखेंगे, उद्देश्य या विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब ये क्या बला है, क्या होता है ये? उद्देश्य या विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। देखिए जो हम चीज़ें पढ़ के आए ना पीछे, वही होता है। कैसे? देखिए, विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण कहते हैं, है ना। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को। अब यहाँ और उदाहरण देखिए, है ना। जैसे अभी हमने काली बिल्ली की चर्चा की थी ना, बिल्ली क्या है वहाँ पर? काली बिल्ली की चर्चा की ना हमने, काली बिल्ली, है ना, काली बिल्ली, है ना। बिल्ली आप देख रहे हैं बाद में आ रहा है, उसकी विशेषता पहले आ जा रही है। और यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं, विशेष्य से पूर्व। बिल्ली यहाँ पर क्या है? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है? विशेष्य। अभी पीछे बता के आया हूँ। ठीक है, अब विशेष्य से पहले इसकी विशेषता आ रही है ना। यही लाइन लिखिए ना, विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण। विशेष्य से पूर्व आया है विशेषण ये काली, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? विशेष्य का विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण, है ना। ये क्या बोलेंगे? विशेष्य विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण। ठीक है, आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, और उदाहरण भी नीचे देख लेंगे। चलिए मैं बता ही देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ देखिए एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं। कौन से बालक? चतुर बालक। अब आप देखेंगे जो बालक है उसकी विशेषता पहले ही बताई जा चुकी है ना। ये संज्ञा है बालक शब्द, संज्ञा में भी आपका जातिवाचक संज्ञा है ना। तो बालक की विशेषता ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है, पहले ही बताई जा चुकी है, उसके बाद आपका संज्ञा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, तो यहाँ पर जो चतुर शब्द है वो विशेष्य विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण होगा। ठीक है, क्योंकि ये विशेष्य से पूर्व लगा है और बालक यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। ठीक है जी, बालक यहाँ पर क्या है? विशेष्य है।
विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, कई बार मैं बता चुका हूँ, ठीक। और इसी का विपरीत हो जाएगा आपका विधेय विशेषण, है ना, जो मैं बता के आया हूँ। विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। सरल है, ठीक है। विशेष्य के बाद जो आए, देखिए ये एक एक नंबर की चीज़ें होती हैं। कभी भी आपसे अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आधारभूत रूप में इसे पूछा जा सकता है, विधेय विशेषण और विशेष विशेषण में या फिर उद्देश्य विशेषण में अंतर बताइए, है ना। तो आधारभूत सी चीज़ है, अगर पता रहेगी तो आप बता देंगे, नहीं पढ़े होंगे कभी, नहीं चर्चा रही होगी तो नहीं बता पाएंगे, यही चीज़ होती है ना। जो चीज़ हम पढ़ लेते हैं वो हमारे लिए आसान हो जाती है, जो नहीं पढ़ते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, वो हमारे लिए कठिन हो जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, मुश्किल कुछ नहीं होता है, सब आसान होता है अगर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है जी। तो सरल सी बात है, ठीक। अब देखिए विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को, अब इसी वाक्य को देखिए उल्टा कर दीजिए, थोड़ा सा हेर फेर कर देते हैं, है ना। देखिए यह बालक चतुर है, अब यहाँ देखिए यह बालक चतुर है। अब यहाँ जो चतुर आ रहा है, जो विशेषता आ रही है बालक की, वो बालक के बाद आ रही है, ठीक है। बालक पहले आ जा रहा है और चतुर बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर ये विधेय विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम के बाद लग रहा है, विशेष्य के बाद लग रहा है, ठीक है जी। चलिए ये छोटी सी चीज़ थी, आशा है आपको समझ में आई होगी। अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो कोई बात नहीं, वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर, सॉरी ये मेरा अलार्म बज गया, 1 सेकेंड, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होता है देख लेते हैं, सरल है, ये भी समझने की चीज़ है थोड़ी सी, है ना। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बतलाते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, ऐसे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बता दें उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण बहुत आवश्यक है, बिना उदाहरणों के आपको जो चीज़ें हैं वो सरलता समझ में नहीं आती हैं, मुझे स्वयं नहीं आती हैं, समझने के लिए उदाहरणों का होना आवश्यक है। तो मैं भी यही कहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण खोजने का प्रयास कीजिए दैनिक जीवन से, है ना। और वैसे भी किताबी भाषा के भी देखिए, और अपने दैनिक जीवन में अधिक इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहन बहुत सुंदर बालक है, मोहन बहुत सुंदर बालक है। अब यहाँ देखिए मोहन की विशेषता तो हमको साफ साफ नज़र आ रही है, भाई वो सुंदर बालक है ना, कि वो सुंदर है। यहाँ पर ये विशेषण है, सरल शब्द में आपको दिख रहा है, ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, बालक है मोहन, ठीक है, तो सुंदर है विशेषता बता रहा है। लेकिन क्या बहुत सुंदर, अब यहाँ सुंदर की भी विशेषता इसने बता दी कि बहुत सुंदर है, कम सुंदर नहीं है, ठीक है, बहुत सुंदर है। समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। ऐसे शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बता दें, है ना, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत शब्द है ना, ये प्रविशेषण है, ठीक है जी। सरल शब्द में समझाने का प्रयास किया मैंने। यहाँ सुंदर शब्द जो है वो विशेषण तथा बहुत प्रविशेषण है ना। सुंदर शब्द क्या है, विशेषण है, और बहुत शब्द क्या है, प्रविशेषण है। दोनों चीज़ें मैंने सरलता से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए पता होगा वही बात फिर आएगी, है ना। पता है तो आसान है, नहीं पता है तो कठिन है। चलिए आगे चलेंगे। हाँ, अब हम आ सकते हैं अपने विशेषण के भेदों पर। कितने भेद होते हैं विशेषण के? जी हाँ, चलिए बिल्कुल सही, जिन्होंने 4 बोला है, 5 नहीं होते भाई, 4 होते हैं मुख्य रूप से, अगर आप देखेंगे, ठीक है। विशेषण के भेद जो है वो आपके 4 होते हैं, ठीक। पहला भेद है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद है आपका परिमाणवाचक विशेषण, कई लोग इसको ना परिणाम बोलते हैं, है ना। एग्जाम में जो रिजल्ट आता है ना, परिणामवाचक नहीं होता है भाई, गलत पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हैं ठीक कर लीजिए, परिमाणवाचक होता है। अब ये क्या बला है, इसको अभी आगे देखेंगे हम एक एक करके, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। याद कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि हम संज्ञा के भेद भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। हम सर्वनाम के भी संज्ञा के हम कितने मुख्य रूप से 3 भेद पढ़ के आए हैं, उसमें भी उपभेद पढ़े हमने, है ना। जब जातिवाचक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी पढ़ा उसमें, है ना। तो कुल मिलाकर 5 भेद बोल सकते हैं आप, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं संज्ञा के, है ना। तो वो पढ़े। उसके बाद हम सर्वनाम पे आए, सर्वनाम में हमने 6 भेद पढ़े, है ना। 6 भेद कौन कौन से पढ़े?
जी हाँ, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, आज का आपका प्रश्न यही है, सर्वनाम के कितने भेद हैं उसको बिंदुवार आपको लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, पिछली वीडियोस में अच्छे से मैंने बताया हुआ है। तो सर्वनाम के 6 भेद पढ़ के आए हुए हैं हम, है ना। अब यहाँ पर विशेषण के भी 4 भेद पढ़ रहे हैं, तो याद कैसे करें, है ना। सर्वनाम की मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक बताई हुई है, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ विशेषण है, विशेषण के लिए भी मैंने बगल में दिख रहा है आपको, है ना, जो देख सकते हैं उनको दिख रहा है। बाकी मैं बोल दे रहा हूँ दिव्यांग छात्रों के लिए। देखिए याद कैसे करेंगे, सबसे पहले लीजिए आप गुण। क्या लेंगे, गुण। देखिए विशेषण शब्द क्या बताता है, गुण ही बताता है ना। गुण में भी कौन सा गुण, ऐसा नहीं है गुण मतलब अच्छा ही गुण बताएगा, बुराई, किसी की आप बुराई कर रहे हैं तो वो भी एक विशेषण है। ठीक है, बुराई शब्द को चिन्हित करने वाला जो शब्द है, हाँ, वो बुराई शब्द को प्रतिनिधित्व करने वाला जो शब्द है वो भी गुण में ही आएगा, वो भी विशेषण में ही आएगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। कई लोग कहते हैं ना कि गुणवाचक भाई तो जितनी इतनी अच्छाई बताएंगे वो सारे गुणवाचक विशेषण होंगे, है ना। भाई बुराई बताएंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना। तो उन चीज़ों को भी देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। कुछ कुछ मिसकॉन्सेप्शंस आप बोल सकते हैं कि पहले से हमारे बने आ रहे हैं, है ना, हमने भी ऐसे ही पढ़ा है ना। टीचर या तो ठीक से बता नहीं पाते या उनको ही जानकारी नहीं होती, कभी कभार काफ़ी चीज़ें हैं हो सकती हैं, है ना, या बताना नहीं चाहते, या फिर आप कुछ चीज़ें छात्रों की तरफ से भी होती है वो पूछते नहीं है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो जब हम बड़े स्तर पे आते हैं, धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें निकल के आती हैं। चलिए फिलहाल तो गुणवाचक विशेषण मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे याद करने हैं, गुण, परिमाण, संख्या, सर्वनाम, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपको गुण याद रखना है, गुण, फिर उसके बाद परिमाण, फिर संख्या, फिर सर्वनाम। अब इसको लाइन से बोल जाइए, गुण, परिमाण, संख्या, सर्वनाम, गुण, परिमाण, संख्या, सर्वनाम, गुण, परिमाण, संख्या, सर्वनाम। 3-4 बार आप बोलेंगे, मेरी गारंटी है आपको याद हो जाएगा। ठीक है, विशेषण में हम गुणों की बात करते हैं, पहला सब आपको गुण से ही प्रारंभ करना है, उसके बाद परिमाण लेना है, परिणाम नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, परिमाण। ठीक, बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत बच्चे यहाँ गलत बोलते हैं। ठीक, चलिए, तो गुण, परिमाण, इन दोनों को एक साथ याद करना है। संख्या, सर्वनाम, सा से चालू है, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, गुण, परिमाण, संख्या, सर्वनाम। ठीक है, वाचक विशेषण, वाचक विशेषण, वाचक विशेषण, वाचक विशेषण लगा दीजिए, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक, अब उदाहरणों के माध्यम से एक एक को देखेंगे तो मुझे लगता है चीज़ें और अधिक तरीके से स्पष्ट रूप में हमें समझ में आएंगी। ठीक है जी, चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि मैंने बताया, गुणवाचक विशेषण में केवल बुराई अच्छाई ही नहीं आती, बुराई भी सम्मिलित होती है ना। तो एक चीज़ तो आप ये सीखिए यहाँ से, जिसको नहीं पता है इस बारे में। ठीक, चलिए अभी देखेंगे। चलिए, विशेषण का अर्थ ही है गुण। क्या है, गुण। यहाँ गुण से तात्पर्य केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं, अपितु यहाँ गुण का तात्पर्य, देखिए पहली लाइन में इसने बता दिया जो मैं कहना चाह रहा था, है ना। केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं है, अपितु अर्थात बल्कि यहाँ गुण का तात्पर्य है। किससे है, देखिए, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि। समझ रहे हैं, गुण का तात्पर्य ये है। ठीक, किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, है ना, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई। ऐसा लगना ना संस्कृत का श्लोक बोल रहा हूँ, है ना। हिंदी है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी गुण में आएंगी। ठीक, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की उपयुक्त विशेषताओं का बोध कराएं उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। ऐसे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की इन सभी विशेषताओं का बोध कराएं जो हमने पढ़ी ऊपर, उनको क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। अब एक एक करके देखो, इन्होंने उदाहरण दिए हैं बहुत बेहतरीन, है ना। चलिए देखते चलते हैं। यहाँ से आपका गुणवाचक विशेषण का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने लिया है गुण दोष। कोई भी गुण दोष बता रहे हैं तो वो गुणवाचक विशेषण में आएगा। एक सेकेंड, चलिए, गुण दोष में क्या क्या है देखिए, अच्छा, बुरा, सरल, है ना, परिश्रमी, गुण भी है देखिए, दोष भी है, ईमानदार, सच्चा, झूठा, है ना, दानी, दयालु, कृपण, भला, विनम्र, दयावान, शिष्ट। ये सारे क्या हैं,
जी हाँ, ये सारे गुण हैं और दोष हैं। ठीक, अब देखिए रंग, दूसरा है रंग, किसी प्रकार का रंग, काला, पीला, नीला, हरा, लाल, सुनहरा, चमकीला, गुलाबी, सतरंगी, चितकबरा, है ना। जितने प्रकार के भी रंग हैं सब गुणवाचक विशेषण में, अगर आप किसी भी रंग की चर्चा कर रहे हैं। आकार की चर्चा कर रहे हैं अगर आप, तो वो भी आपका गुणवाचक विशेषण में आएगा। आकार जैसे छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, तिकोना, चौकोर, ठिगना, विशाल, सूक्ष्म, ठिगना बोलते हैं ना, ठिगना चना, है ना, जिसकी हाइट कम हो, इस हिसाब से बोलते हैं ना। चलिए, स्वाद, किसी प्रकार का स्वाद हो वो गुणवाचक विशेषण में आएगा, जैसे खट्टा, मीठा, मधुर, कड़वा, नमकीन, तिक्त, कसैला, है ना। कुछ कुछ शब्द आपको नहीं मिल रहे होंगे, है ना। इसी हिसाब से भी देखिए स्वाद होते हैं। अभी हम लोग क्या जानते थे, मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा, बस यही सब, और भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। कभी भी आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कैसे आप अलग करेंगे, है ना। स्वाद मैंने बता दिया। अब स्पर्श, किसी प्रकार का स्पर्श हो, जैसे कठोर है, नरम है, खुरदरा है, कोमल, चिकना, स्निग्ध, है ना। इस प्रकार के जो विशेषताएं हैं वो सभी गुणवाचक विशेषण में ही आएंगी। अब गंध देखिए, है ना। गंध कैसी, सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सुगंधित भी आ रहा है और यहाँ पे दुर्गंधपूर्ण भी आ रहा है। जैसे कि मैं प्रारंभ में ही बता चुका हूँ, गुणवाचक का मतलब ये नहीं है कि केवल हम अच्छी अच्छी चीज़ों की बात करेंगे, अच्छाई की बात करेंगे या फिर अच्छी गुणों की बात करेंगे, इसमें बुरे भी आएंगे, है ना। बुरी स्मेल भी आ रही है यहाँ पे, सुगंध भी आ रहा है और दुर्गंध भी आ रहा है। ठीक है, तो सुगंधित और दुर्गंधपूर्ण, खुशबूदार, है ना, बदबूदार, सौंधा, गंधहीन। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं आपकी इसमें ही आएंगे गुणवाचक विशेषण में। सारी दिशाओं की बात इसी में ही होगी, है ना। ये भी गुणवाचक विशेषण का ही उदाहरण है ना। उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, पश्चिमोत्तरी, पाश्चात्य, भीतरी, बाहरी, किसी भी दिशा की आप बात करें तो वो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आगे देखिए, दशा, दशा कैसे, नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार, रोगी, अस्वस्थ, फटा हुआ, बिगड़ा हुआ, ये सारी दशाएं हैं, है ना। कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति किस दशा में है ना, बीमार है, स्वस्थ है, कैसा है। ठीक, तो वो आपकी इसी में आएंगी। देखिए अवस्थाएं भी इसमें आएंगी, जैसे युवा, बूढ़ा, अधेड़, प्रौढ़, तरुण, तरुण बोलते हैं ना जवान को, है ना, और सूखा, गीला, तरल, ठोस, ये सारी अवस्थाएं हैं, है ना। जैसे पानी है, उदाहरण, सरल उदाहरण देखो ना आप, पानी है, पानी तरल रूप में भी उपलब्ध है और ठोस रूप में, बर्फ रूप में उपलब्ध होता है। तो ये पानी की क्या है, अवस्था ही तो है, स्टेट ही तो चेंज हो रही है ना। पानी को आप ठंडा कर दीजिए, है ना, जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा करते जाएंगे और ठंडा करते जाएंगे और ठंडा करते जाएंगे। सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपका रेफ्रिजरेटर, उसमें आप डालते हैं पानी को, क्या बन जाती है, बर्फ़। रेफ्रिजरेटर में डालिए, बर्फ़ बन जाएगी, है ना। तो अवस्था चेंज हो गई, है ना। तो ये उसकी विशेषता है, अवस्था, ध्यान रखिएगा। देखिए स्थान, स्थान कैसे, ग्रामीण, भारतीय, रूसी, बनारसी, देसी, विदेशी, बाहरी, लखनवी, अमरीकी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये सारे क्या हैं, स्थान से संबंधित आपकी विशेषताएं हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। अगला है आपका काल, जैसे आधुनिक काल, है ना, हिंदी साहित्य में आप पढ़ते हैं ना, आधुनिक काल, आधुनिक, ऐतिहासिक, है ना, इस हिसाब से। प्राचीन, ताज़ा, पुराना, बासी, ऐतिहासिक, नया, दैनिक, मासिक, वार्षिक, है ना। ये सारी तो पत्रिकाओं की याद आ गई, है ना, दैनिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, वार्षिक, है ना। तो काल विशेष की भी अगर हम बात करते हैं तो वो किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, तो बहुत ही व्याख्यात्मक रूप में मैं कहूँगा कि हमने चर्चा की कि गुणवाचक विशेषण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दूसरे भेद पर, है ना, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, इसमें देखिए मैंने पहली लाइन आपको अगर नज़र आ रही होगी तो मैंने लिखा हुआ है माप, तौल, नाप और द्रव्यवाचक संज्ञाएं, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या होती थी, हमने पढ़ा था ना। जी हाँ, बिल्कुल सही। देखिए हीरा हो गया, सोना हो गया आपका, है ना। चलिए, तो इसमें क्या क्या आएगा देखते हैं। परिमाणवाचक, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, परिमाण, है ना, माप, तौल, परिमाण जैसे ही आ जाए समझ लीजिए माप, तौल संबंधी विशेषता, है ना। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें आप परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें विशेष्य,
प्रायः द्रव्यवाचक संज्ञाएं ही होती हैं। ठीक है, विशेष्य क्या होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञाएं। अब देख लेते हैं जस्ट 1 सेकेंड। चलिए ठीक है जी, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ, है ना। तो आशा है चीज़ समझ में आ रही होंगी। मापतोल संबंधी विशेषता अगर आपको नज़र आ जाए तो समझ लीजिए परिमाण की बात हो रही है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण की बात हो रही है। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, बहुत बेहतरीन उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर। बालक प्रतिदिन 1 किलो दूध पीता है। ठीक है, बालक प्रतिदिन 1 किलो दूध पीता है। ठीक, अब 1 किलो क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? परिमाण दर्शा रहा है कि दूध कितना पी रहा है, वो 1 किलो पी रहा है। ठीक है, परिमाण दर्शा रहा है ना। वह कुछ मिठाई भी खाता है। ठीक है, अब मिठाई देखिए, ये भी परिमाण बता रहा है, ज़्यादा मिठाई नहीं, कुछ मिठाई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मिठाई आपका परिमाण है। ठीक है, कुछ बोल सकते हैं, आपका कुछ शब्द जो है वो परिमाण यहाँ पर आपका दर्शा रहा है। ठीक है, और मिठाई के संदर्भ में है। ठीक है, तो मिठाई को आप गिन तो सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ मिठाई भी खाता है, परिमाण में आ रहा है। मुख्य रूप से इसमें वो चीज़ें आती हैं जिसको आप गिन नहीं सकते, गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों ही परिमाण आते हैं। जैसे यहाँ पर किलो को बता दिया निश्चित, है ना, ये एक निश्चित का हो गया, ये अनिश्चित का हो गया। कुछ मिठाई, है ना, नहीं पता चल रहा है आपको कितनी मिठाई खा रहे हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। परिमाणवाचक विशेषण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जैसे कि मैंने बताया, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक देख लेते हैं जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए, अब निश्चित परिमाणवाचक में देखिए, जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना, जो मैं उदाहरण अभी पीछे देखे ही आया हूँ। ठीक है, यहाँ और उदाहरण देख लीजिए। देखिए, 4 क्विंटल गेहूँ, आपको पता चल रहा है कितना क्विंटल गेहूँ की बात हो रही है, 4 क्विंटल, है ना, संख्यावाचक शब्द लग गया है तो निश्चित परिमाण हो गया है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ गेहूँ की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? गेहूँ की। ठीक है, चलिए, अब यहाँ देखिए 1 तोला सोना। अब यहाँ सोना की बात हो रही है। सोना क्या है? पदार्थ है। ठीक है, द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य में ही आएगा, है ना। तो 1 तोला सोना, लेकिन यहाँ पे निश्चित है कि 1 तोला। ठीक है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक में आएगा। जहाँ पर आपका निश्चित हो जाए, पता चल जाए कितने की बात हो रही है, तो निश्चित परिमाण में आएगा। ठीक है, अब अनिश्चित इसका अपोजिट हो जाएगा, जहाँ पे पता ना चले कि कितने परिमाण की बात हो रही है ना, कितनी चीज़ों की बात हो रही है, सरल शब्दों में, है ना। चलिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का नहीं अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सी मिठाई। अब मैं जब यह वाक्य बोल रहा हूँ, बहुत सी मिठाई, ये बोल रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चल रहा कितनी मिठाई, लेकिन इतना पता चल रहा है ज़्यादा मिठाई, है ना, बहुत सी मिठाई, है ना, लेकिन कितनी मिठाई, है ना, पता नहीं चल रहा, अनिश्चित है परिमाण, है ना। थोड़ी सी मिर्च बोलते हैं ना, जब आप कुछ बनाते हैं, है ना, जैसे मैं ही कभी कभार भाई 2 मिनट वाली मैगी बना लेता हूँ थोड़ी बहुत, है ना, तो मैं बोलता हूँ भाई थोड़ी सी मिर्च डालना, इसमें मिर्च मुझे पसंद नहीं है ना, बोल देता हूँ थोड़ी सी मिर्च। तो आज मुझे पता चल गया ये अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। ठीक है, तो दैनिक जीवन से आप उठाएंगे, है ना, दैनिक जीवन के जो आप वाक्य बोलते हैं अपने घर में या कहीं समाज में, कहीं विशेष स्थान पर, संस्थान में, तो वहाँ से भी आप उदाहरण उठा सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है आपको रटिए उन चीज़ों को, है ना। व्याकरण का अर्थ यही होता है, यदि आप, या भाषा का अर्थ यही होता है, यदि संदर्भ में प्रयोग करने का प्रयास करेंगे ना, संदर्भ का अब अर्थ यहाँ पर यही लीजिए कि प्रयोग, है ना, संदर्भ में आपके डेली लाइफ में, आपके दैनिक जीवन में उन शब्दों का इस्तेमाल हो। ठीक है, तो उससे आप बेहतर सीखेंगे, आपकी समझ बेहतर बनेगी उससे। ठीक है, तो थोड़ी सी मिर्च, है ना, तो थोड़ी सी मिर्च यहाँ पर किसका उदाहरण हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का। परिमाणवाचक विशेषण में भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे देखिए, जरा सा नमक, है ना। अब देखिए, कभी कभार आप खाना बैठते हैं, ये भी देखिए बिल्कुल एकदम दैनिक जीवन से संबंधित आ रहे हैं उदाहरण सभी के सभी, है ना। हम बोलते हैं खाने में नमक कम है, ज़रा सा नमक ला दीजिए, है ना, या थोड़ा सा नमक दे दीजिए, बोलते हैं ना। अब कितना ज़रा सा, कितना थोड़ा सा, निश्चित नहीं है ना, है ना, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए, अब 1 गिलास दूध, है ना, 2 बोरी चावल। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए, ये उदाहरण है इसके। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे संख्यावाचक विशेषण।
अगला है आपका संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें संख्या मुख्य रूप से रहता है, आपका संख्या आनी ही आनी है ना। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो परिमाण में भी प्रयोग होते हैं और संख्यावाचक विशेषण में भी प्रयोग होते हैं, उनकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे, है ना। फिलहाल आगे देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि परिमाणवाचक थे, निश्चित और अनिश्चित। इसी प्रकार से संख्यावाचक भी है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, सबसे पहला इसका प्रकार देखेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे दो, चौथा, दर्जन, चौगुना। ठीक है, ये सब क्या है, निश्चित संख्यावाचक हैं, हमें निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। अब अनिश्चित संख्यावाचक, यहाँ देखिए, कुछ, सब, थोड़े, बहुत, आदि। ठीक है, अब आप कहेंगे अभी तो कुछ और थोड़े शब्द हम परिमाणवाचक में देख के आए हैं, है ना। यही दो ऐसे शब्द हैं जो संख्यावाचक में भी प्रयोग होते हैं और परिमाणवाचक विशेषण में भी प्रयोग होते हैं, और इसी के उदाहरण सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक, तो पहचाने कैसे कि जो वाक्य आपको दिया गया है वो परिमाणवाचक विशेषण का है या फिर संख्यावाचक विशेषण का है। देखिए, ये वाक्य के अर्थ पे डिपेंड करता है। जब आप उस वाक्य को पढ़ेंगे ना, और उससे जो अर्थ निकलेगा ना, उससे जो सार निकलेगा, वहीं से पता चल पाएगा आपको कि ये किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। उदाहरण रूप में हम नीचे देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये कटिंग ले आया हूँ, है ना, कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि आप फिर हमें बोलेंगे सर आपने कुछ और थोड़ा तो आप परिमाणवाचक विशेषण में बताया, आपने तो संख्यावाचक विशेषण में कहाँ से आ गया, है ना। तो ये अपवाद हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। कुछ और जो थोड़ा है वो संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों में ही प्रयोग होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषणों में अंतर। कुछ, थोड़ा, आदि विशेषणों का प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों में ही होता है ना। जो बात मैंने बताई वही यहाँ पर लिखी है। यदि विशेष्य गिनी जाने वाली वस्तु हो, अब विशेष्य मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्या है विशेष्य, है ना। अगर आपने बीच में से वीडियो को देखना प्रारंभ किया है तो ज़रूर स्टार्टिंग से जाके देखिए, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कई लोग यही सोच रहे होंगे विशेष्य क्या होता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। आगे चलेंगे। यदि विशेष्य गिनी जाने वाली वस्तु हो तो उसके साथ प्रयुक्त कुछ या थोड़ा आदि विशेषण संख्यावाचक होते हैं। दोबारा पढ़िए इस लाइन को। यदि विशेष्य गिनी जाने वाली, कैसी, गिने जाने वाली वस्तु हो, उसको आप गिन सकें, किसी ऐसी वस्तु की चर्चा हो रही है जिसे आप गिन सकते हैं, आप कैपेबल हैं उसको गिनने के लिए, या सार्वभौमिक रूप से उसे गिना जा सकता है, तो वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक, सार्वभौमिक रूप से उसे गिना जा सकता है और उसके लिए आप कुछ या थोड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण है ना। अभी हमने पीछे लिया था नमक का उदाहरण, है ना, थोड़ा सा नमक ला दीजिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक, क्या आप इसको गिन सकते हैं? नमक को गिन लेंगे आप? नहीं गिन पाएंगे। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आशा है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, गिनी जाने वाली वस्तु हो तो उसके साथ प्रयुक्त कुछ, थोड़ा आदि संख्यावाचक होते हैं, अन्यथा उन्हें परिमाणवाचक माना जाता है। जैसे अब यहाँ उदाहरण देखिए, आज मैंने अधिक केले खा लिए। आज मैंने अधिक केले खा लिए। अब यहाँ पे अधिक शब्द लग रहा है, आप कहेंगे कुछ या थोड़ा नहीं आया, है ना। अधिक भी कई बार आ जाता है और कंफ्यूज कर देता है कि परिमाण है या फिर संख्या है। अब अधिक केले खा लिए, किसकी बात हो रही है? केले की। तो केले को क्या आप गिन नहीं सकते हैं? गिन सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, कुछ दूध मेरे लिए भी छोड़ देना। कुछ दूध मेरे लिए भी छोड़ देना, उदाहरण देखिए, है ना, बहुत बेहतरीन उदाहरण, और दैनिक जीवन में देखिए इसको। दो भाई बहन है ना। अब भाई दूध पी रहा है, बहन बोल रही है भाई कुछ दूध मेरे लिए भी छोड़ देना, है ना। कितना छोड़ देना? एक दूध, दो दूध, तीन दूध, चार दूध, ऐसा तो नहीं बोला उसने, और ना ही इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ये वाक्य ही गलत हो जाएगा। एक दूध छोड़ देना, है ना, दो दूध छोड़ देना, तीन दूध छोड़ देना, नहीं होगा। दूध एक तरल पदार्थ है और ये एक द्रव्य है, और ये किस में आएगा? परिमाणवाचक में आएगा, ना कि संख्यावाचक में। पहली चीज़।
दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ दूध आप गिन नहीं सकते हैं, कितने दूध की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। दैनिक जीवन से रिलेट कीजिए उदाहरणों को, अच्छे से समझ में आएगा। अगला देखिए, थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आप कक्षा में एक अध्यापक हैं या फिर अध्यापिका हैं, है ना, आप कक्षा में प्रवेश करती हैं या करते हैं, तो आप क्या देखते हैं, आज आपकी कक्षा में बहुत कम बच्चे आए हैं, तो आप बोल देती हैं वाक्य, थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बाकी कहाँ हैं। तो जब आपने बोला थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर आपने प्रयोग किया संख्यावाचक विशेषण का। कैसे प्रयोग किया, उन बच्चों को आप गिन सकते हैं, वो कक्षा के अंतर्गत हैं, चाहे 50 हो, 40 हो, 30 हो, है ना, कम आए हैं, थोड़े आए हैं तो 20 हो सकता है, 15 हो सकता है, आप गिन सकते हैं, ठीक है। तो जिनको आप गिन सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे, ठीक है। सीधे सीधे सरल सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए, मैं आपके लिए थोड़ा सा घी लाया हूँ, या थोड़ा घी लाया हूँ। अब यहाँ देखिए, थोड़ा घी लाया हूँ, है ना। अब थोड़े ही शब्द यहाँ संख्यावाचक में इस्तेमाल हुआ है, अब थोड़े ही शब्द यहाँ पर देखिए परिमाणवाचक में कैसे इस्तेमाल हुआ है ना। थोड़ा घी लाया हूँ, क्या घी को आप गिन सकते हैं, आप बोलेंगे एक घी लाया हूँ, है ना, कि आप बोलेंगे मैं 2 घी लाया हूँ आपके लिए, या फिर मैं 4 घी लाया हूँ, नहीं बोलेंगे, आप नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको नाप सकते हैं, माप तोल सकते हैं। जैसे ही आप माप तोल की बात करेंगे तो किस में आ जाएगा, बिल्कुल परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा, ठीक है। तो आशा है चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको, है ना। तो थोड़ा और जो कुछ शब्द है, ऐसे शब्द हैं जो संख्यावाचक में भी प्रयोग हो रहे हैं और परिमाणवाचक में भी। तो आपको वाक्यों का संदर्भ देखना है, किस संदर्भ में वो प्रयोग हो रहा है, उसके हिसाब से आपको अपना जो प्रश्न का उत्तर का चयन है वो करना है, ठीक है। तो इसमें व्यापक समझ की आवश्यकता है, ठीक से उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। जल्दबाजी मत करिएगा एग्जाम में, कभी भी आप एग्जाम में जाते हैं जल्दबाजी में 1 नंबर चला जाता है। 1 नंबर की वैल्यू वही जानता है जिसका सिलेक्शन 1 नंबर से रह गया हो, है ना। तो आधारभूत चीज़ें इसको आप अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। आने वाले समय में इसके लिए एक सीरीज़ भी लेके आऊँगा मैं, क्वेश्चन की सीरीज़, MCQ सीरीज़, जैसा कि हम करते ही हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस पर आधारित हम प्रश्न लेके आते हैं, ठीक है। जैसे ये विकारी शब्द खत्म हो जाएंगे, विकारी शब्द कितने होते हैं, 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बता चुका हूँ, नहीं पता है पिछली वाली वीडियोस जाके देखिए विकारी अविकारी की, है ना। हम संज्ञा की चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, सर्वनाम की चर्चा कर चुके हैं, आज हम पढ़ रहे हैं विशेषण, तो 3 हो जाएंगे। इसकी अगली वीडियो आएगी हमारी क्रिया पर, और जैसे ही हमारा क्रिया खत्म हो जाएगा इसके बाद हम अगली वीडियो लाएंगे इन सभी को सम्मिलित करने वाली MCQ सीरीज़ पर, जिसमें आपके संज्ञा से संबंधित प्रश्न होंगे, सर्वनाम से संबंधित होंगे, विशेषण से संबंधित प्रश्न होंगे और क्रिया से संबंधित प्रश्न होंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि पढ़ने से अधिक आवश्यक है रिवीजन करना। पढ़िए कम, रिवीजन ज़्यादा करिए, है ना, हमेशा से यही है। पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, पढ़ना मना नहीं है, लेकिन अगर आप रिवीजन करके नहीं जाते हैं तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, ध्यान रखिए बिल्कुल। अगर आप सिर्फ केवल पढ़ के जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, लिख के लीजिए, नहीं होगा। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 5 बार, जितनी मर्जी बार आप रिवाइज़ करिए, चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, चीज़ें स्थायी होंगी, है ना, और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे अब हम। तो ये तीसरे प्रकार का हमारा था संख्यावाचक विशेषण, जिसको हमने अच्छे से करने का प्रयास किया। और परिमाणवाचक और संख्यावाचक में जो हमेशा से एक बोल सकते हैं विवाद या वाद विवाद बना रहता है ना, और उदाहरणों के माध्यम से उनको समझने का प्रयास किया, है ना। अब हमारा आखिरी आ गया है सर्वनामिक विशेषण। ये आखिरी भेद है सर्वनाम का, विशेषण का, है ना, हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, विशेषण का आखिरी भेद है ये, चौथा भेद। क्या कह रहे हैं, वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आता है, किससे पहले आता है, संज्ञा से पहले आता है, और विशेषण का काम करता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सरल है जी हाँ, क्यों, क्योंकि आप संज्ञा और सर्वनाम पढ़ के आए हैं। जिनको संज्ञा और सर्वनाम का कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर है, वो बड़ी सरलता से इस परिभाषा को समझ पा रहे होंगे, है ना। नहीं समझ पा रहे हो तो उदाहरणों के माध्यम से भी देखेंगे। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर इसने बोल भी दिया है, पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों के अतिरिक्त, मतलब अगर पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम नहीं है प्रारंभ में, है ना, इसके अतिरिक्त संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम लग रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। पुरुषवाचक विशेषण में क्या क्या आता है बताता हूँ मैं। देखिए, जब हम विशेषण बोल दिया हमने, पुरुषवाचक सर्वनाम,
कोई बात नहीं, हुमन एरर हो जाता है जल्दबाजी में थोड़ा सा। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम जब हम पढ़ रहे थे तब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था? जी हाँ, हमने इसमें 3 प्रकार पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा उत्तम पुरुष, फिर पढ़ा था मध्यम पुरुष, फिर हमने पढ़ा था अन्य पुरुष। यहाँ मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ? क्योंकि सार्वनामिक विशेषण के लिए ज़रूरी है ना। उत्तम पुरुष के लिए हम प्रयोग करते थे, है ना, जो वक्ता स्वयं के लिए करता था। जैसे मैं शब्द स्वयं के लिए कर रहा है ना, मेरा, है ना, स्वयं के लिए कर रहा है। उसके बाद मध्यम पुरुष में यानी जो श्रोता के लिए करता था, जो वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करता था शब्द, जैसे तुम या तुम्हारा, समझ रहे हैं? दूसरी चीज़, तीसरा अन्य पुरुष में हम क्या करते थे? अन्य पुरुष में हम अन्य व्यक्तियों की बात करते थे, है ना। अन्य व्यक्तियों में मूल रूप से आपका आ जाता था, यानी कि जो ना कि आप वक्ता के लिए कर रहे हैं स्वयं के लिए या फिर श्रोता के लिए, इसमें मूल रूप से आपका वह आता था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और क्या आते थे शब्द? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक, देखिए कुछ अपवाद हिंदी में रहे हैं। उन अपवादों को यदि आप ध्यान में रखेंगे, जैसे कि हम संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में देख आए हैं कि थोड़ा और कुछ शब्द दोनों में ही प्रयोग हो रहे हैं, किस संदर्भ में प्रयोग हो रहे हैं, ये हमें देखना होता है। इसी प्रकार बहुत से अपवाद हैं, उन चीज़ों को आप समझेंगे, है ना। कोई चीज़ क्या होती है वो जानने से ज़्यादा बेहतर है ये जानिए वो चीज़ क्यों होती है। कारण पूछिए, रीज़न लगाइए पीछे। जैसे ही आप रीज़न लगाएंगे पीछे तो उत्तर मिल जाएगा आपको। ठीक, तो ये था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, मैंने बताने का प्रयास किया। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम में भी आप मूल रूप से अपने लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें मूल रूप से आप आता है। ठीक है, स्वयं शब्द आता है, खुद शब्द आता है, ठीक है, खुद, ठीक, ये शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक, तो ये कह रहा है सिंपली पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों के अतिरिक्त, मतलब जितने मैंने बताए इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी सर्वनाम, अन्य कोई सर्वनाम आपका संज्ञा से पहले आ रहा है तो सार्वनामिक विशेषण है ना। लेकिन आप सीधा सीधा यही बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए, पहले उदाहरण अगर मैं बात करूँ, वह नौकर नहीं आया है, तो आप सीधा यही बोलेंगे कि यह पुरुषवाचक में अन्य पुरुष भी तो है ना। तो ये कुछ अपवाद हैं जिसको आपको देख करके चलना है ना। ठीक है, सिंपली देख के चलना है। अब यहाँ देखिए ये सार्वनामिक विशेषण का काम कैसे कर रहा है। वह नौकर नहीं आया है, नौकर शब्द क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। सिंपल दिख रहा है नौकर, कौन सा नौकर पता नहीं मुझे, है ना, नौकर का चर्चा हो रही है बस। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? वह प्रारंभ में लग गया, है ना। अब यहाँ देखिए अगला, यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है। अब घोड़ा की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर, है ना, यह। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर्वनाम जो है विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, यह घोड़ा, वह घोड़ा नहीं, यह घोड़ा, है ना, यह घोड़ा अच्छा है। संज्ञा है सर्वनाम से पहले, जहाँ सर्वनाम आ जाए, जस्ट 1 सेकेंड, चलिए कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए, तो संज्ञा सर्वनाम से पहले, संज्ञा से पहले जहाँ सर्वनाम आए और वो सर्वनाम विशेषण का काम करे तो वो सर्वनाम विशेषण है, हम पढ़ के आए हैं। यहाँ देखिए संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा शब्द है यहाँ पर। ठीक है, अब यह सर्वनाम आ रहा है, ठीक है, और ये सर्वनाम विशेषण के रूप में काम कर रहा है। यह घोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घोड़ा जो है संज्ञा है, यह जो है सर्वनाम है, और यह सर्वनाम विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है जी, चलिए आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण के भी आपके 4 भेद देखने को मिलते हैं। जैसे विशेषण के हम पढ़ के आए हैं, है ना, 4 भेद, है ना, उसी हिसाब से सार्वनामिक विशेषण से आप ये ध्यान में लगाइए, जब हम सर्वनाम के भेद पढ़ रहे थे तो कौन कौन से भेद पढ़ रहे थे, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण भी आपका सर्वनाम से जुड़ा हुआ है। सर्वनाम में आपने निश्चयवाचक विशेषण पढ़ा, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा था, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए पहला भेद यही है, निश्चयवाचक या संकेतवाचक। मैंने बताया भी था उस समय, निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कहते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ज़रूर जाके देखिए, तभी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। देखिए निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक कहते हैं, तो पहला भेद यही है, निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, है ना। सर्वनाम में भी हम एक भेद पढ़ाए थे, निश्चयवाचक सर्वनाम, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये भी उसी से संबंधित है क्योंकि सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है जी, चलिए, तो ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की और निश्चयवाचक संकेत करते हैं। जैसे यह किताब उठा लो, यह किताब उठा लो, इसे नहीं उस पुस्तक को निकालो। ठीक है, निश्चित संकेत कर रहे हो आप,
ठीक है। जैसे यहाँ पर यह शब्द आया, यहाँ पर उस शब्द आया, है ना, निश्चित, है ना, यह इस किताब के संदर्भ में कह रहे हैं, उस पुस्तक के संदर्भ में आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित संकेत जहाँ पर दिख जाए वहाँ पर निश्चयवाचक आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। मैं ये बोलूँगा कि अगर आप विशेषण डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आप सर्वनाम ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बिना सर्वनाम पढ़े अच्छे से ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और ये सर्वनाम की जो भेद हैं, सर्वनाम के जो भेद हैं वो मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराए हुए हैं उदाहरणों के माध्यम से, है ना। पीछे जाके देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में, तभी ये चीज़ समझ में आएंगी, है ना। यहाँ तो हम एक बोल सकते हैं सार रूप में यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अब ये निश्चयवाचक का बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की ओर अनिश्चयात्मक संकेत करते हैं। जैसे कोई आदमी मिलने आया है, कौन सा आदमी आया है नहीं पता मुझे, अनिश्चित है, अनिश्चय है। मुझे खाने को कुछ मिठाई दे दो या दो, है ना, मुझे भूख लगी है, बोलते हैं नहीं, कुछ खाने को है, तो कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक है, ठीक है, अनिश्चयवाचक, ठीक है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ विशेषण की बात हो रही है हमारी, ठीक है। और विशेषण कहाँ लगता है, संज्ञा या सर्वनाम से पहले या फिर संज्ञा या सर्वनाम के बाद। अब देखिए यहाँ आदमी क्या है, आदमी आपका संज्ञा है, संज्ञा से पहले कोई लग रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कोई इसकी विशेषता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा उदाहरण देखिए, मिठाई, मिठाई यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से कौन सी मिठाई मुझे नहीं पता ना, तो संज्ञा है ना। संज्ञा में भी कौन सी, जातिवाचक है ना। अगर आप बोलते भाई बर्फ़ी वाली मिठाई, तो बर्फ़ी क्या हो जाती, व्यक्तिवाचक, ठीक है, कि बर्फ़ी, है ना, एक स्पेसिफाई कर दिया आपने, रसगुल्ला, ठीक है, चलिए स्पेसिफाई मिठाई, है ना, लेकिन केवल मिठाई कह रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। लेकिन दोनों ही संज्ञाएं हैं अपनी जगह पर, और कुछ जो है यहाँ पर विशेषता है, तो कुछ आपका क्या है, अनिश्चित है ना। कुछ मिठाई दे दो, कितनी मिठाई खानी है, एक खानी है, दो खानी है, नहीं पता चल रहा है, तो अनिश्चय है, ठीक है। तो यहाँ पर यह अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। अब प्रश्नवाचक, यहाँ पर पता ही चल रहा है सीधे सीधे तौर पर, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, है ना, जिसमें प्रश्न की संज्ञा है ना। ये विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध कराते हैं। जैसे कौन लड़का खड़ा है, कौन लड़का खड़ा है, किस पुस्तक को पढ़ूं, कौन सी फिल्म देखोगे, है ना। यहाँ आप देखेंगे ये सभी प्रारंभ में जो लगे हैं, है ना, ये सर्वनाम है, ठीक है, और इनके बगल में जो लगे हैं ये सब संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। तो एक ये कंडीशन भी होती है ना। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे चलेंगे। अगला है आपका संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण देख लेते हैं। ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़ते हैं। सर्वनाम आप ज़रूर पढ़िए, उसके भेद ज़रूर पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ, वहाँ मैंने इन भेदों को अच्छे से बताया हुआ है। ये सर्वनाम के भेद के आधार पर ही सर्वनामिक विशेषण के भेद चल रहे हैं, है ना। वहाँ संबंधवाचक हम सर्वनाम पढ़ रहे थे, यहाँ हम पढ़ रहे हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, है ना। क्यों, जब संबंधवाचक सर्वनाम आपको ज्ञात होगा तभी तो आप संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण बता पाएंगे, इसलिए मैं बार बार उसको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला उदाहरण, जो लड़का कल आएगा उसे अभी पहचान लो, है ना, अभी से पहचान लो तभी आप कल उसको पहचान पाओगे, है ना। तो जो लड़का कल आएगा उसे आप अभी पहचान लो, यहाँ पर जो शब्द आ रहा है यहाँ पर उसे आ रहा है ना, और इस संज्ञा से पहले लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ भी थोड़ा सा विचार कीजिए, है ना। चलिए एक उदाहरण बहुत है मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए अब आखिरी बिंदु रह गया इसमें, विशेषणों की तुलना, है ना, जिसे आप डिग्रीज बोलते हैं शायद, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बाकी आप लोगों के सुझाव से देव आमंत्रित हैं। ऑफ एडजेक्टिव कुछ ऐसा होता है शायद, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, है ना। चलिए पहला देख लेते हैं, विशेषणों की तुलना कैसे करते हैं। विशेषणों की तुलना, विशेषण विशेष्य की विशेषता बतलाता है, बिल्कुल सही। ये विशेषता सभी में समान नहीं होती है, बिल्कुल सही, कुछ में कम हो सकती है, कुछ में ज़्यादा हो सकती है, अर्थात कम या अधिक भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में विशेषण की तुलनात्मक स्थितियों का प्रयोग किया जाता है। तुलना के विचार से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी, पहली है आपकी मूल अवस्था, दूसरी है उत्तर अवस्था, तीसरी है उत्तम अवस्था, ठीक है। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, ध्यान रखिएगा। एक उदाहरण देता हूँ, गुड अंग्रेजी का उदाहरण है ना, बेटर, बेस्ट, ठीक है। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था, ठीक है जी। चलिए
आगे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मूल अवस्था। विशेषण के जिस रूप से किसी वस्तु की तुलना सूचित नहीं होती उसे मूल अवस्था कहते हैं। जैसे यह सामान्य कथन मात्र होता है। उदाहरण के रूप में सोना पीला होता है, सोना पीला होता है सामान्य कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मूल अवस्था है। मूल अवस्था को आप बता रहे हैं और ज़्यादा कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। उत्तर अवस्था में क्या होता है, ये देखिए। विशेषण के जिस रूप से दो वस्तुओं में किसी एक गुण की अधिकता, ध्यान दीजिएगा इस बिंदु पर, किसी एक गुण की अधिकता या न्यूनता सूचित होती है, उस रूप को उत्तर अवस्था कहा जाता है या कहते हैं। जैसे मोहन राम से सुंदरतर है, या फिर मोहन राम से अधिक सुंदर है। यहाँ पे तुलनात्मक बोध आ गया है। आप तुलना कर रहे हैं, किसी एक की अधिकता सूचित हो रही है, किसी एक की न्यूनता, है ना। तो वहाँ पर कौन सी अवस्था होगी, उत्तर अवस्था होगी विशेषण की। ठीक है, सुंदर तो है लेकिन कैसा सुंदर, राम से अधिक सुंदर। ठीक है, चलिए दो चीज़ें बता दी मैंने, मूल अवस्था और उत्तर अवस्था। अब देखिए उत्तम अवस्था, जो कि बहुत कम होती है ना, जो कि बहुत कम बोला जाता है ना। उत्तम अवस्था, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं की विशेषता की तुलना की जाती है और सबसे अधिक का निर्धारण किया जाता है। सबसे अधिक यानी जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है ना। जैसे राम सुंदरतम बालक है, अथवा राम सबसे अधिक सुंदर बालक है। सबसे अधिक मतलब उससे सुंदर बालक कक्षा में कोई है ही नहीं, है ना। ऐसा बोलोगे आप कक्षा में, नहीं बोल सकते, बाकी लोग आप पे चढ़ जाएंगे, इतने क्रोधित हो जाएंगे, आप पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, सबको बोल दीजिए थोड़ा थोड़ा, आप भी सुंदर हैं, आप भी थोड़े सुंदर हैं, आप अधिक सुंदर हैं, आप ज़्यादा सुंदर हैं, आप थोड़े से और ज़्यादा सुंदर हैं। ठीक है, ऐसे बोल दीजिए। सबसे अधिक मत बोलिए, वाद विवाद हो जाएगा, है ना। चलिए, जो कोई है बोला भी जा सकता है, लेकिन पर्सनली बोलेंगे मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं। चलिए, तो ये तो हुई टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात, बाकी आप डेली लाइफ से और भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये 3 अवस्थाएं थी, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तीनों को मैंने बताने का प्रयास किया है ना। और आपके कोई भी सुझाव है ना, अगर आप देना चाहते हैं या कोई प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कोई सुझाव, है ना। ये था हमारा आज का टॉपिक, विकारी शब्द के अंतर्गत विशेषण और उसके भेद। आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप पसंद कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ इसको शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।